Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. This is 2020 English series with practice at 14. Please वीडियो को like और share करें and do not forget to subscribe the channel and press the bell icon. Let us move the first question of today's video. Harold Pinter's later plays which leave a residual sense of soreness and negativity include The Homecoming, Old Times Betrayal. Here is question that हेराल्ड पिंटर से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनके जो लेटर प्लेज है उसमें रेजिडुअल सेंस ऑफ सॉरनेस देखने को मिलता है और निगेटिविटी देखने को मिलता है। तो वो उनके लेटर प्लेज कौन से हैं? द होम कमिंग, ओल्ड टाइम्स, बिट्रेयल। और इनके स्टार्ट के 4 प्लेज आप लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो ये लेटर प्लेज है, ये तीनों ही जो प्लेज है ये इनके बाद के प्लेज है। द होम कमिंग, ओल्ड टाइम्स, बिट्रेयल, इसमें सेंस ऑफ सॉरनेस और नेगेटिविटी देखने को मिलता है। Question number 2. Pinter's relatively recent plays One of the Road 1984 and Mountain Language 1988 are insistently concerned with acts of interrogation and with language. हेराल्ड पिंटर से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि इनका जो रिसेंट प्लेस है वन फॉर द रोड जो कि 1984 का प्लेस है और सेकंड प्ले है माउंटेन लैंग्वेज 1988 का है। तो इसमें इन्होंने किस तरह की चीज को प्रेजेंट किया है? तो इन्होंने एक्ट ऑफ इंट्रोगेशन और लैंग्वेज को प्रेजेंट किया है। तो हेरोल्ड पिंटर अपने रिसेंट प्लेस वन फॉर द रोड और माउंटेन लैंग्वेज में ये कंसर्न है किसके लिए? एक्ट्स ऑफ इंट्रोगेशन और लैंग्वेज के लिए, याद रखेंगे। और ये दोनों प्ले कब की है? वन फॉर द रोड 1984 की, माउंटेन लैंग्वेज 1988 की, और ये दोनों प्लेस हेरोल्ड पिंटर के हैं। क्वेश्चन नंबर 3. The playwright took to writing to the press and to the theater managers under the nom de plume Mrs. Edna V. Thorpe and died in 1967 at the young age of 34. Who is being referred to here? जो ऑर्टन। उस प्लेराइट का नाम बताना है जो सूडोनेम मिसेस एडना वी थॉर्प के माध्यम से लिखा करती थी और इनकी डेथ हो गई थी 1967 में। और ये प्रेस और थिएटर के लिए लिखा करते थे। तो हु इज दैट प्लेराइट? जो ऑर्टन, याद रखेंगे, जो ऑर्टन इज द प्लेराइट। Question number 4. Joe Orton's comedies that had been completed before his untimely death include. देखिए जो ऑर्टन की जो कॉमेडीज जो इनकी डेथ हो जाती है अनटाइमली, लेकिन उन कॉमेडीज को ये अपनी डेथ के पहले कंप्लीट कर चुके होते हैं। तो उसे बताना है वो कौन कौन सी इनके कॉमेडीज है। लूट 1967, द इफिंगम कैंप 1967 अगेन, व्हाट द बटलर सॉ 1969। जो ऑर्टन की वो कॉमेडी जो उनके डेथ के पहले कंप्लीट हुई थी, दे आर लूट 1967, द इफिंगम कैंप 1967, व्हाट द बटलर सॉ 1969। जो ऑर्टन से रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन भी था। इसमें ये लिखा करते थे मिसेस एडना वी थॉर्प के नाम से और इनकी डेथ होती है 1967 में। ये प्रेस के लिए लिखा करते थे और थिएटर मैनेजर के लिए। Next question. Henry Carr is the dim-witted center figure of what is perhaps Tom Stoppard's most sustainably witty inventive play, Travesties. Tom Stoppard है, इनका वर्क है ट्रेवेस्टीज। इसमें एक हेनरी कार नाम का कैरेक्टर है और ये किस टाइप का सेंटर फिगर है? डीम विटेड सेंटर फिगर। तो क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि हेनरी कार नाम का डीम विटेड सेंटर फिगर किस वर्क में देखने को मिलता है? तो ट्रेवेस्टीज में। और ये किसका वर्क है? टॉम स्टोपार्ड का। क्वेश्चन नंबर 6. स्टोपार्ड्स मोस्ट सटल एंड एल्यूसिव लेटर प्ले which in 1998 was accorded the singular honor of being the first play of a living playwright to be produced in translation at the Shell Vicalieu at the Comedy Francaise. अगेन द क्वेश्चन फॉर टॉम स्टोपार्ड। तो टॉम स्टोपार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, देख लीजिए इसमें क्या पूछा है। इनके जो लेटर प्लेस हैं और वो 1998 का है।
जिसमें ऐसा माना जा रहा है कि ये फर्स्ट प्ले है जो लिविंग प्ले राइट का ऐसा फर्स्ट प्ले है जो ट्रांसलेशन के फॉर्म में प्रेजेंट है। कहाँ पे? सेल रिकेल्यू में, कॉमेडी फ्रेंड केस में, दैट इज आर्केडिया। तो याद रखेंगे आर्केडिया हुज वर्क इज, it is the work of Tom Stoppard. Question number 7. The author of The Pope's Wedding and Saved his first plays who sees anger and violence as the only means of self-expression open to the socially deprived is Edward Bond. Question is कि The Pope's Wedding and Saved के author कौन है, जिनका पहला प्ले है और जिनको देखने को मिला एंगर और वायलेंस देखने को मिला बिकॉज उन्होंने अपने सेल्फ एक्सप्रेशन को प्रेजेंट किया था। द प्ले राइट इज एडवर्ड बॉन्ड। याद रखेंगे एडवर्ड बॉन्ड का वर्क है द पोप्स वेडिंग एंड सेव्ड और ये उनका पहला प्ले है। क्वेश्चन नंबर 8. इन विच प्ले ऑफ एडवर्ड बॉन्ड शेक्सपियर इन हिज complacent bourgeois retirement is complicity in the economic operation of the poor, but silent whom it comes to effective social protest. एडवर्ड बॉन्ड ने अपने प्ले बिंगो में शेक्सपियर को प्रेजेंट किया है और शेक्सपियर किस तरह से वो अपने कॉम्प्लिसेंट बर्गोस रिटायरमेंट के स्टेज पे है और इस कॉम्प्लिसिटी इन द इकोनॉमिक ऑपरेशन ऑफ द पुअर, और साथ में जो इकोनॉमिक ऑपरेशन है पुअर की वो प्रेजेंट किया गया है शेक्सपियर के बर्गोस रिटायरमेंट के साथ। तो ऐसा इन्होंने अपने वर्क बिंगो में किया है। तो याद रखेंगे बिंगो इज द प्ले ऑफ एडवर्ड बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन. द अर्ली इयर्स ऑफ मार्गरेट थैचर प्राइम मिनिस्टरशिप वर रिमार्केबल फॉर द theoretical protest against government policies, philosophies and Palladianism. Which work is such an instance? Here's the Great Exhibition, Griffiths, The Party. क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मार्गरेट थैचर जब अब प्राइम मिनिस्टर थे तो इनकी शुरुआत में क्या हुआ था, बहुत ज्यादा थियोरेटिकल प्रोटेस्ट हुआ था गवर्नमेंट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेकर, फिलोसफीज को लेकर और फिलिस्तीनिज्म को लेकर। तो ऐसा कौन सा वर्क है जिसमें मार्गरेट थैचर के गवर्नमेंट का ऑब्जेक्शन किया गया था? तो दैट वर्क इज डेविड हेयर का वर्क है द ग्रेट एग्जीबिशन और ग्रिफिथ का वर्क है द पार्टी। याद रखेंगे डेविड हेयर का वर्क है द ग्रेट एग्जीबिशन और ग्रिफिथ का वर्क है द पार्टी, जिसमें मार्गरेट थैचर के प्राइम मिनिस्टरशिप के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन हुआ था, उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट। क्वेश्चन नंबर 10. प्लेंटी द स्टडी ऑफ एन इंटेलिजेंट एंड corrupted woman was written by David Hare. Again the question from David Hare. David Hare का वर्क है प्लेंटी और इसमें इन्होंने क्या प्रेजेंट किया है, एक वुमेन को प्रेजेंट किया है, उसके इंटेलिजेंट और करप्टेड वुमेन की जो स्टडी है वो उन्होंने किया है अपने वर्क प्लेंटी में। जिन्होंने डेविड हेयर ने। तो याद रखेंगे डेविड हेयर का वर्क प्लेंटी किसके बारे में है, एक इंटेलिजेंट और करप्टेड वुमेन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11. हु इज द ऑथर ऑफ द प्लेस ऑनर्स एंड क्लाउड 9? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दो प्ले है ऑनर्स और सेकेंड वन इज क्लाउड 9। इनके ऑथर कौन है? तो कैरल चर्चिल। याद रखेंगे ऑथर ऑफ द प्ले इज कैरल चर्चिल। प्लेस है ऑनर्स, क्लाउड 9। क्वेश्चन नंबर 12. There is an implicit parallel between the manipulation of information in the Soviet Union and corrupt control of the British press by an ambitious and unscrupulous newspaper tycoon in Hare and Brenton's collaboration play, Pravda, a Fleet Street Comedy. देखिए यहाँ पे जो सोवियत यूनियन को लेकर इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट किया गया था किसके द्वारा, जो करप्ट ब्रिटिश प्रेस थे उनके द्वारा। तो ऐसे न्यूज़पेपर के बारे में हेयर और ब्रेंटन का एक कोलैबोरेटिव प्ले है प्राउडा अ फ्लीट स्ट्रीट कॉमेडी, जिसमें एक्सपोज किया गया है ऐसे न्यूज़पेपर को जो कि ब्रिटिश प्रेस का होता है और वो करप्ट होता है, सोवियत यूनियन को लेकर रॉन्ग इंफॉर्मेशन उसमें दिया जाता है। तो याद रखेंगे द नेम ऑफ द प्ले इज प्राउडा अ फ्लीट स्ट्रीट कॉमेडी और ये कोलैबोरेटिव वर्क है किसका, डेविड हेयर का और ब्रेंटन का।
Question number 13. In which of her plays Carol Churchill explores the superficial liberation of women in the Thatcherite in 1980s by contrasting the lifestyle of Marlon, a pursy urban woman executive, with that of her articulate rural stay-at-home sister, टॉप गर्ल्स. देखिए टॉप गर्ल्स किसका वर्क है? कैरल चर्चिल का. इन्होंने इसमें क्या प्रेजेंट किया है? एक्सप्लोर किया सुपरफिशियल लिबरेशन, वुमेन की जो सुपरफिशियल लिबरेशन को है 1980s के टाइम में थेचराइट गवर्नमेंट के अंडर, और साथ में उन्होंने कंट्रास्ट किया लाइफ स्टाइल को. तो इन्होंने अपने टॉप गर्ल्स में जो मार्लन है उनकी लाइफ स्टाइल को कंट्रास्ट किया है. हु इज सी इज अ पर्सी अर्बन वुमन एक्सिक्यूटिव है, और ये क्या करते हैं, ठीक है, इनके बारे में इन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट किया टॉप गर्ल्स में. कब 1980s के समय जब थेचराइट गवर्नमेंट हुआ करती थी तब. तो याद रखेंगे कैरल चर्चिल इज द ऑथर ऑफ द वर्क टॉप गर्ल्स. Next question, which play of Carol Churchill is the outcome of her work with a group of British drama students in immediate aftermath of the Romanian Revolution? Carol Churchill का वो कौन सा प्ले है जिसको इन्होंने वर्क किया है ब्रिटिश ड्रामा स्टूडेंट की जो ग्रुप थी उनके साथ मिलकर? That was the result after Romanian Revolution. और वो वर्क कैरल चर्चिल ने लिखा था रोमानियन रिवॉल्यूशन के बाद. इट्स मीन दैट कि रोमानियन रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बाद ये ब्रिटिश ड्रामा स्टूडेंट के ग्रुप के साथ मिलकर इन्होंने एक एक्सपीरियंस गेन किया, और उसी एक्सपीरियंस पर बेस्ट इन्होंने एक प्ले लिखा है कैरल चर्चिल ने. द नेम ऑफ द प्ले इज मैड फॉरेस्ट. याद रखेंगे व्हाट द नेम, मैड फॉरेस्ट. किसका वर्क है? कैरल चर्चिल का. और इन्होंने किसके साथ इस वर्क को लिखा? किसके साथ नहीं लिखा, मतलब एक तरह से एक्सपीरियंस गेन किया था ब्रिटिश ड्रामा स्टूडेंट के ग्रुप के साथ, और उसी एक्सपीरियंस का ये रिजल्ट होता है मैड फॉरेस्ट, और ये रोमानियन रिवॉल्यूशन के बाद आता है. क्वेश्चन नंबर 15. द मोस्ट डिस्टिंक्टिव एंड शार्प-विटेड प्लेराइट ऑफ द 1990s whose first play The Memory of Water was retained for Hampstead Theatre in London in 1996 is Sheila Stephenson. Here is question कि 1990s का वो शार्प विटेड प्लेराइट कौन है जिनका फर्स्ट प्ले है द मेमोरी ऑफ वाटर, जिसको उन्होंने लिखा था हैम्पस्टेड थिएटर के लिए. लंदन में ये थिएटर है, और कब? 1996 में. तो याद रखेंगे द मेमोरी ऑफ वाटर सेलब स्टीफेंसन का फर्स्ट प्ले है, 1996 में लिखा है. किसके लिए लिखा है? हैम्पस्टेड थिएटर के लिए. और सेलब स्टीफेंसन जो है वो 1990s के जाने माने प्ले राइट है. क्वेश्चन नंबर 16. Translations premiered in 1980s and making history in 1988 were written by Brian Fry. His work translation जो कि 1980 का है. सेकेंड वर्क है मेकिंग हिस्ट्री, 1988 का वर्क है. इसको लिखा है ब्रायन फ्राइल ने. याद रखेंगे किसने लिखा है? ब्रायन फ्राइल ने. क्वेश्चन नंबर 17. Fry's questioning of assumptions, manners and inherited prejudices is evident in his subtlest and densest play, premiered at the Abbey Theatre in Dublin in 1990, that is Dancing at Lugnasa. ब्रायन फ्राइल का एक प्ले है जिसको उनके सटलेस्ट और डेंसेस्ट प्ले के रूप में जाना जाता है, जो प्रीमियर हुआ था 1990 में. कहाँ पे? डबलिन में एबे थिएटर में. तो उस प्ले का नाम बताना है. प्ले का नाम है डांसिंग एट लुग्नासा. याद रखेंगे ब्रायन फ्राइल का वर्क है डांसिंग एट लुग्नासा, और इसे प्रीमियर कहाँ किया गया था? एबे थिएटर डबलिन में 1990 में. Question number 18. The immensely popular dramatist who in 1976 managed to have 5 plays running simultaneously in London is Ellen Ayckbourn. Ellen Ayckbourn जो है ऐसा माना जाता है कि ये पॉपुलर ड्रामेटिस्ट रही हैं 1976 की, और इन्होंने 5 प्ले लिखे हैं. साथ में लंदन में ये प्ले चल रहे थे इनके, मतलब एक साथ लंदन के थिएटर में इनके 5 प्ले रन कर रहे थे, परफॉर्म किए जा रहे थे. तो याद रखेंगे एलन एयकबॉर्न इज द प्ले राइट जिनके 5 प्ले एक साथ लंदन में परफॉर्म किए जा रहे थे.
Question number 19. Name the poet whose first two volumes, The Hawk in the Rain, The Lupercal Express, a rapt fascination with animal energy and independence. टेड ह्यूज. तो जहाँ एनिमल की बात आ जाए और द हॉक इन द रेन, इनका बहुत ही जाना माना वॉल्यूम है पोएट्री का, टेड ह्यूज का. तो याद रखेंगे टेड ह्यूज का ये वॉल्यूम है द हॉक इन द रेन, और सेकेंड वॉल्यूम में ल्यूपर्कल एक्स. ठीक है. और ये दोनों में इन्होंने क्या प्रेजेंट किया है, जो एनिमल की एनर्जी है, इंडिपेंडेंस है, उसको इन्होंने प्रेजेंट करने की कोशिश की है. तो याद रखेंगे दो वॉल्यूम्स, द हॉक इन द रेन और लूपर्कर, टेड ह्यूज. Question number 20. Two eyes saw a movement that now and again, now and now and now. Sets neat prints in the snow between trees. This extract taken from Ted Hughes' The Thought Fox. तो ये क्वेश्चन भी टेड ह्यूज से ही रिलेटेड है. यहाँ पे एक्सट्रेक्ट दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि ये एक्सट्रेक्ट टेड ह्यूज के किस पोएम से लिया गया है. तो पोएम का नाम है द थॉट फॉक्स. याद रखेंगे. और टेड ह्यूज जनरली जाने जाते एनिमल पोएट के रूप में, मीन्स ये एनिमल पे ही ज्यादातर पोएट्री इन्होंने लिखी है टेड ह्यूज ने. द थॉट फॉक्स और लाइन से टू आई सर्व अ मोमेंट दैट नाउ एंड अगेन नाउ and now sets neat prints in the snow between trees. याद रखेंगे द थॉट फॉक्स, टेड ह्यूज. दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो. प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. Thanks for watching. Be happy. Keep smile.